Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 4. The topic name is type of forces. Okay, last class में हमने force पढ़ा था और उसके बाद हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में भी पढ़ा था और कंक्लूजन निकाला था. ओके, नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ फोर्सेस. और फोर्सेस कितने टाइप की होती है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट. It is clear now that whenever there is an interaction between the different bodies, forces come into the play. We can classify all the forces into broad categories. तो अब ये क्लियर हो गया कि जो फोर्सेस है वो किस वजह से लगती है. दो डिफरेंट बॉडीज़ के बीच में इंट्रैक्शन होनी चाहिए. ठीक है, मतलब इंट्रैक्शन फिजिकल मस्कुलर इंट्रैक्शन एक दूसरे से वो टच में आनी चाहिए तभी फोर्स लगती है. ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं. एक है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स में कॉन्टैक्ट मीन्स टच में आना, नॉन कॉन्टैक्ट जो बिना टच किए ही फोर्स लग रही है तो कैसे लगेगी. और इसको एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स भी बोल सकते हैं, मतलब दूर से ही फोर्स एक्ट हो रही है तो ऐसी क्या चीज़ होगी जिसकी वजह से फोर्स लगेगी. तो नेक्स्ट वन है कॉन्टैक्ट फोर्सेस. We call those forces are contact force which result when the two interacting bodies are in direct physical contact with each other. Some of the example of contact force include the muscular force, frictional force, air resistance force and so on. तो कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे लगती है? ये इंट्रैक्शन की वजह से लगती है, मतलब एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ से टच कराते हैं तभी कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है. तो ये कितने अलग अलग जो है हो सकती है. जैसे मस्कुलर फोर्स है, मसल आपने किसी चीज़ को टच किया, मसल की हेल्प से उसको उठाया है ना, मतलब मस्कुलर फोर्स लगाई. फ्रिक्शनल फोर्स, आपने कोई चीज़ जो है किसी चीज़ के ऊपर खींची तो फ्रिक्शन हो रही है सरफेस के साथ. एयर रेजिस्टेंस, हवा में कोई चीज़ है तो उसकी हवा उसको रोक रही है, दैट इज़ द एयर रेजिस्टेंस फोर्स. और भी बहुत सारी फोर्सेस है. फर्स्ट वन इज़ द मस्कुलर फोर्स. तो मस्कुलर फोर्स कैसे लगती है? इन अवर डेली लाइफ वी पुश पुल और लिफ्ट एनी थिंग्स, द एफर्ट दैट इज फोर्स इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ मोशन ऑफ आवर बॉडी. एनिमल लाइक बुलॉक्स, हॉर्स एंड कैमल हैव बी यूज और पुलिंग द कार्ट in Arctic region. Reindeer are made to pull the sludge that are used in passenger vehicles. In these cases, the muscles of the animals apply the force. दिस फोर्स इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स. तो डेली लाइफ में मस्कुलर फोर्स जो है हर जगह यूज़ करते हैं ना, जो भी हम एफर्ट लगाते हैं फोर्स लगाते हैं उसके लिए हमारा किसी ना किसी तरीके से मसल यूज़ होते ही होते हैं. तो जैसे आप बैलों का जोड़ा देखते होंगे, घोड़े देखते हैं, कैमल है, उनसे बहुत जो कार्ट है वो खिंचवाए जाते हैं ना. और वैसे ही जो आर्कटिक रीजन होते हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है वहाँ पर रेनडियर का यूज़ किया जाता है व्हीकल को पुल करने के लिए. ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स उनमें लगती है. ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स यूज द मस्कुलर फोर्स फॉर मोस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़. तो सारे के सारे जो है इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए क्या कौन सी फोर्स लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स लगाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स. ये तो हो गया मस्कुलर फोर्स. अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शन का मतलब घर्षण. तो घर्षण से कौन सी फोर्स लगती है? वी नो दैट बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट. इन ऑर्डर टू मूव अ बाइसिकल अलोंग अ स्ट्रेट लेवल रोड वी हैव टू कीप द पेडलिंग इट ऑल द टाइम. दिस इज बिकॉज ऑफ frictional force acting between the two surfaces in a contact. The magnitude of the frictional force depend upon the nature of the two surfaces in contact and the direction of the frictional force is opposite to the direction of motion of object. We will learn more about the detail of the force of friction in the next chapter. तो अगले वाले चैप्टर में ये हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स किस तरीके से लगती है. पर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ. जैसे आप कोई बॉल जो है, आप बॉल खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आपने जो है बैट के साथ बॉल को जो है पुश किया तो आप देखोगे कि कुछ देर तक जो बॉल है वो आपकी दौड़ती हुई सरफेस के साथ जाएगी और एक टाइम के बाद वो रुक जाएगी. ठीक है, क्यों रुकेगी वो? क्योंकि जो ग्राउंड है, ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में वो आ रही है और ग्राउंड और बॉल के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लग रही है, जिसकी वजह से जो आपकी बॉल है वो रेस्ट पर आ रही है. और उसी तरीके से आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल में भी जो है स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहे हो आप. ठीक है, फिर भी आपको जो है कुछ टाइम के बाद पैडल करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो फ्रिक्शन रोड और साइकिल के बीच में डेवलप होती है उसकी वजह से जो स्पीड होती है वो कम होना शुरू हो जाती है. अगर आप पैडल नहीं करोगे तो आपकी साइकिल रुक जाएगी. और इसी तरीके से जो कॉन्टैक्ट फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो दो सरफेसेस के बीच में लगती है कॉन्टैक्ट की वजह से. ठीक है, और मैग्नीट्यूड और फ्रिक्शनल दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर या सरफेस और जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है. और इसके साथ साथ जो डायरेक्शन होती है फ्रिक्शनल फोर्स की अपोजिट होती है हमेशा. जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है. जैसे बॉल आपकी इस तरीके से जा रही है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी. ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट
चैप्टर में करेंगे। सो नाउ यहाँ पे डू यू नो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है न्यूटन के बारे में। देयर इज एन पॉपुलर स्टोरी दैट वन डे व्हेन द न्यूटन वाज विजिटिंग अंडर एप्पल ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिज हेड एंड दिस लेड हिम टू थिंक अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एज इन ऑल सच लीजेंड दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट सर्टनली नॉट ट्रू इन इट्स डिटेल बट द स्टोरी कंटेन द एलिमेंट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपन। है ना, सुनी हुई है आपने कहानी कि न्यूटन बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, ऊपर से एक सेब गिरा उसके सिर के ऊपर और उसके दिमाग में आया कि किस तरीके से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है काम करती है। तो ये तो जस्ट स्टोरी है, पर इसमें एक मेन एलिमेंट ये है कि किस तरीके से ये घटना हुई होगी। ठीक है, प्रोबेबली द मोर करेक्ट वर्जन ऑफ द स्टोरी इज दैट न्यूटन अपॉन ऑब्जर्विंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम एन ट्री बिगन टू थिंक अलोंग द फॉलोइंग लाइन्स। तो मतलब ऐसा हुआ होगा कि आप न्यूटन ने कोई एप्पल देखा होगा पेड़ से गिरते हुए, तो उसके दिमाग में ये बात आई होगी कि किस तरीके से जो फल है ये पेड़ से नीचे की तरफ ही गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। द फॉलिंग एप्पल इज गेटिंग एक्सलेटेड, तो किस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो एक्सलेट हो रहा है। देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द एप्पल, मतलब एप्पल के ऊपर जब ऊपर से नीचे जा रहा है दैट मीन्स कोई फोर्स इसके ऊपर लग रही है। इफ द फोर्स कैन रीच टू द टॉप ऑफ द हाइएस्ट लेवल ऑफ द ट्री माइट इट नॉट रीच इवन फर्दर। By such reasoning, Newton come to the conclusion that any two object or the universe exert the gravitational attraction in each other। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो न्यूटन है वो एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा कि किस तरीके से यूनिवर्स में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशन की वजह से एक दूसरे के अट्रैक्शन में जो है घूम रहे हैं। आपको पता है कि जो सन है वो सेंटर पॉइंट है, उसके सराउंडिंग में डिफरेंट प्लेनेट आपके घूमते हैं और प्लेनेट के सराउंडिंग में आपके जो है सैटेलाइट घूमते हैं। जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है ना, नेचुरल सैटेलाइट, तो उसके सराउंडिंग में घूमता है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेज, और ये जो फोर्स लगती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दियर मासेज मतलब उनके भार के, एंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, और कितना उनके बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। तो जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का इज मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो आप जो है उससे पता लगा सकते हैं कि कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है अर्थ के मतलब अकॉर्डिंग, अर्थ के द्वारा कितनी फोर्स उसके ऊपर लगाई जा रही है। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है, ये तो हो गया कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने पढ़ा मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब आपने टच नहीं करना है फिर भी फोर्स लग रही है, तो कौन सी फोर्स है जो बिना टच किए हुए लग रही है, इसको एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स भी बोलते हैं। मतलब ऐसी फोर्स जो दूर से लग रही है, एक्शन कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, we call those forces as a non-contact forces which when we cause their effect even when the two interacting bodies are not in direct physical contact with each other। तो ये जो है अगर हम डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है फिर भी वो जो है फोर्स लग रही है। here they are able to exert a push or pull despite their separation। इसमें पुश और पुल दोनों लग रहा है, मतलब डिस्पाइट देयर, जब तक आप उनको सेपरेट नहीं करते, दूर नहीं करते हो, तब तक वो चीज़ें हो रही है। सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्सेज, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्सेज। तो ये कुछ फोर्सेज है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो सब ने देखी है, मैग्नेट तो सब ने देखा है ना, चुंबक होता है, लोहे को कैसे टच करता है। आपने एक डिस्टेंस पर उसको रखा और उसमें आप फील कर सकते हो उस अट्रैक्शन को, और जैसे आप ज़्यादा डिस्टेंस पे ले जाते हो तो फिर उसके बीच में अट्रैक्शन नहीं रहती है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमने देखी है। ग्रेविटेशनल फोर्स वी नो दैट व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड द बॉल गोज अप इन द एयर बट व्हेन द फॉल डाउन अगेन। बॉल को आप हवा में फेंकते हो तो कुछ देर तक वो जाती है ऊपर, फिर वो एकदम से नीचे आ जाती है। राइप फ्रूट दैट ग्रो ऑन द ट्रीज फॉल ऑन द ग्राउंड बाय देमसेल्फ, दिस हैपन ड्यू टू द फोर्स वी कॉल एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। मैग्नेटिक फोर्स वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 6 दैट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ आइडोस्टोन वॉज बी नोन टू मैनकाइंड सिंस क्वाइट अर्ली टाइम। तो आइडोस्टोन जो है पुराने टाइम से इसका यूज़ होता है। मैग्नेट हैव इन वेल नोन प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन। तो मैग्नेट जो है वो एक ह्यूमन के द्वारा खोजा हुआ बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है। लाइक पोल ऑफ द टू मैग्नेट रिपेल एंड अनलाइक पोल दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट टेकिंग बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। तो अगर जो लाइक पोल होते हैं ना वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। आप जो है
कुछ डिस्टेंस के ऊपर इन दोनों जो मैग्नेट को अगर रखते हैं तो आप देखते हो कि वो एक दूसरे को, उनके बीच में अट्रैक्शन डिवॉल्व हो रहा होता है। द फोर्स एक्सर्ट इन केस इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। तो उनके बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो यहाँ पर ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, और यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ मतलब सिमिलर पोल है, और ये एक दूसरे डायरेक्शन में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और यहाँ पे अपोजिट पोल है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ डू यू नो a single isolated force does not exist by itself. Forces are always push or pull between the two objects, so they always occur in pair. तो सिंगल फोर्स कभी भी नहीं लगती है, ठीक है। जो पुश है पुल है दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है वो पेयर में लगती है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट द फोर्स एक्सर्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अदर इज इक्वल अपोजिट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट। तो ये जो है मतलब मिली जुली सरकार है इनकी एक तरीके से, ठीक है। तो एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे के ऊपर कोई फोर्स लगा रही है और दूसरा जो है पहले के ऊपर लगा रही है, तभी जो है उनके बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फोर्सेज। अब इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या है? इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी से डिवॉल्व होने। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 7 दैट टू चार्जेस बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। तो जो चार्ज बॉडी है जिनमें चार्जेस प्रेजेंट है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क क्लोथ। आपने एक शीशे की रॉड लेनी है और एक सिल्क का कपड़ा लेना है, उसके हेल्प से आपने जो है उसको क्या करना है, रगड़ना है एक तरीके से। ये तो बच्चों ने किया भी होगा। आप जो स्केल है वो लेते हैं और बालों में रगड़ते हैं, तो आप देखते होंगे कि बाल आपके खड़े हो जाते हैं। या फिर स्केल से आप कोई कागज़ के पीसीज उठाना चाहते हैं तो वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, हमें जादू की तरह लगता है ये, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस आते हैं। द रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जब आपने रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से आता है कि अगर आप सिल्क क्लॉथ के साथ ग्लास रॉड को रब करते हो तो इसमें कौन सा चार्ज आता है, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली व्हेन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ वूल। एक एबोनाइट रॉड है, मतलब एक और दूसरी रॉड है जो एबोनाइट से बनी हुई है। अब उसको आप किससे कर रहे हो, इसको आपने वूल से किया। वूल क्या होता है, जो ऊन है ना, और सिल्क अलग होता है, वूल अलग होता है। एंड द रॉड एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ब्रिंग द चार्ज एबोनाइट रॉड नियर द सस्पेंडेड ग्लास रॉड, यू विल फाइंड दैट द सस्पेंडेड रॉड मूव टुवर्ड द चार्ज। तो आप देखते हो कि इबोनाइट रॉड की तरफ वो जो है मूव करना शुरू कर देगी, मतलब एक दूसरे को वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। एंड यू विल बी फाइंड दैट द सस्पेंडेड रॉड get toward the charged ebonite rod. From these observation we observe that like charges repel and unlike charges repel. तो जो like charges होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करते हैं और unlike charges एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्ज इज ड्यू टू द नॉन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेज बिटवीन दैम। तो ये किस वजह से हुआ, इनके बीच में एक नॉन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स डिवॉल्व हुई जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम इस क्लास में कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 5 इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।